फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एएल के सर को फॉलो करो। ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट, मैकेनिज्म और प्रोडक्ट का फ्लो समझो। फॉर्मूला शीट में फॉर्मूलाज याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कब लगाना है और कैसे लगाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स का स्टर होता है, पहले रिएक्टेंट सोचो, फिर इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, एंड में प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुमसे वो ये पूछता है कि इंटरमीडिएट की आइसोमर्स बताओ, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है स्टेबल है वो बताओ, या मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, SN1 हो रहा है SN2 हो रहा है, या फिर तुमसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछे कि इस वाले रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन दिया ए प्रोडक्ट था हमारे पास और हमने रिएक्टेंट वगैरह यूज करके ए प्रोडक्ट बना लिया, अब ये बताओ कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है या फिर क्या हुआ है। तुमसे अगर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तो तुम्हें ये इसी फ्लो चार्ट से पता चलेगी। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कोचिंग में खत्म होता है, उस चैप्टर की फॉर्मुला शीट बनाने में तुम्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे। फॉर्मुला शीट में क्या लिखना है, सबसे पहले तो सारे फॉर्मुला लिख दिए, कोई भी फॉर्मुला तुम लिखते हो फॉर एग्जाम्पल जिनमें या तो सीरीज में पार्ट्स में टीचर ने पढ़ाया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, या जितना बड़ा वन शॉट होगा उतना ज्यादा कंटेंट उस वन शॉट में होगा। इतनी बात क्लियर तो हमें है। तो हमें बड़े वन शॉट्स देखने हैं या फिर 5 स्टेप्स को लिख के रख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना है। ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अपने पास स्टार मार्क करके रखना है हमें। इन क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, जो इंटरमीडिएट आ रहा है और जो हमारा रिएक्टेंट है, तीनों के हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इनका ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, इनका आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स कितने हैं, स्टेरियो आइसोमर्स कितने हैं, आइसोमर्स है तो इनैंशियोमर्स डाइस्टीरियो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें केमिस्ट्री में बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ओसी में, तीनों में कौन कौन सी बुक्स है, यूट्यूब पे कौन से टीचर्स हैं, लेक्चर्स कैसे पढ़ने हैं, लेक्चर्स को यूज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉप 10 चैप्टर्स भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ROI वाले चैप्टर्स भी मैं बताने वाली हूँ। तुम्हें इस वीडियो के एंड तक अपनी पूरी केमिस्ट्री प्लान कर लेनी है मेरे साथ बैठ के। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स हमारे पास हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीनों पार्ट्स में से सीधी बात है कि हर किसी के 2 ही पार्ट स्ट्रांग होंगे। किसी का फिजिकल अच्छा हो सकता है, इनऑर्गेनिक अच्छा हो सकता है, किसी के 2 अलग पार्ट स्ट्रांग होंगे। मेरे केस में मेरी इनऑर्गेनिक और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों अच्छी थी, तो मुझे वहां पे थोड़ा बेनिफिट मिला। ऑब्वियसली सीधी बात है, अगर किसी को न्यूमेरिकल्स करना पसंद है, किसी को लॉजिक वाले क्वेश्चंस पसंद है, तो उसकी फिजिकल अच्छी होगी। किसी को अगर क्रैमिंग में किसी से बहुत अच्छे से क्रैमिंग होती है तो उसकी इनऑर्गेनिक अच्छी होगी। और दोनों का मिक्सचर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। हर किसी के 2 पार्ट्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम्हारे कौन से 2 पार्ट स्ट्रांग है, वो चीज तुम इस वीडियो को अभी रोको, जो मैं बता रही हूँ उसे करते चलो। साथ ही साथ अपनी वीडियो के एंड में स्ट्रैटेजी अपने साथ लेके जाना। वीडियो को अभी पॉज करो, इन तीनों पार्ट्स में से जो भी पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग है उसको अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, नोट इट डाउन ओवर देयर, अपने पास लिख के रखो कि तुम्हारे फिजिकल, IOC और OC में कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। उस हिसाब से तुम्हें स्ट्रैटेजाइज करना है। अगर तुम्हें फिजिकल स्ट्रांग करनी है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें IOC में करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन। और ऑर्गेनिक में हमारे पास मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों के बेसिस पे आगे मैं तीनों पार्ट्स की अलग अलग बात करूंगी। अभी देखो हमारे पास हमने, अच्छा ठीक है, हमने सोच लिया हमारे पास 2 पार्ट्स कौन से स्ट्रांग है। हमें एम करके चलना है बिफोर December 15। अगर कोई भी यहाँ पे JEE 2027 के लिए अपियर कर रहा है तो हमारी कोचिंग में December 15 के आसपास, ऑब्वियसली पूरा दिसंबर हमारा निकल जाएगा बट हम 15 मान के चलते हैं, 15 दिसंबर तक हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम 20 या 30 दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अभी देखो केमिस्ट्री में हमारे पास कोई भी एक पार्ट उठाओ। तुम्हें क्या करना है, जो 2 पार्ट्स तुमने डिसाइड किए हैं कोई भी एक पार्ट उठाओ, उस पार्ट के सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बना के अपनी टेबल पे चिपका लो। देखो तुम्हें किसी भी एक पार्ट से स्टार्ट करना है, चाहे वो फिजिकल हो। फिजिकल में अप्रोक्सीमेटली 40 दिन लगेंगे। अगर तुम 100% अपना दोगे तो 40 दिन में फिजिकल तुम्हारी पूरी हो सकती है। ऑर्गेनिक को करने में अगेन 40 दिन लगेंगे क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इनऑर्गेनिक में हम 30 दिन का एस्टिमेट लेके चल सकते हैं अगर तुम अच्छे से करते हो तो। डेली अगर तुम 3 से 4 घंटा केमिस्ट्री को देते हो तो इतने दिनों में तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एक पार्ट उठाओ, जैसे मैंने पहले बोला, उसके सारे चैप्टर्स अपने सामने लिख के रख लो और फिर वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी मैं पार्ट बाय पार्ट आती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल से, फिर IOC पे आऊंगी मैं और फिर OC पे। फिजिकल केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़नी है, फिजिकल में अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, फॉर्मुलाज नहीं याद हो रहे, तो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये जो 5 स्टेप मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी, इन 5 स्टेप्स को लिख के रख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इन स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हारी फिजिकल के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देख रही हो तुम्हारे क्वेश्चंस डेफिनेटली नहीं बनेंगे। जैसे मैंने बताया फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में जो बड़े वाले 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, ये वो चैप्टर्स है जिनमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी इंप्रूव तुम्हारी होगी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, हमने जैसे ही लेक्चर देखा, लेक्चर की इमीडिएटली बाद अपने नोट्स ले लो। नोट्स में तुम्हें क्या क्या लिखना है, एक एक क्वेश्चन जो टीचर ने बताया, एक एक फॉर्मूला, चाहे वो 6th की, 7th की, 8th की, ओलंपियाड की कोई भी थ्योरी या कोई भी पॉइंट तुम्हारे टीचर क्लास में बोलते हैं, तुम्हारे नोट्स में वो पॉइंट होना चाहिए।
तुमने अपने नोट्स ले लिए वहाँ पे। उसके बाद हमें आना है एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में सबसे बड़ा डाउट होता है कि एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी। यहाँ पे मेरा थोड़ा एक अलग ओपिनियन है। मैंने खुद जब प्रिपेयर किया तो आई रियलाइज कि एनसीईआरटी पूरी केमिस्ट्री में नहीं करनी होती। यहाँ पे मैं फिजिकल में तुम्हें सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी प्लीज मत करना। फिजिकल केमिस्ट्री में प्लीज प्लीज एनसीईआरटी मत करना। फिजिकल में एनसीईआरटी बहुत बेसिक है। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके इंडेक्स और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेना। नहीं तो एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें मॉड्यूल्स, अपने कोचिंग के डीपीपीज, अवस्थी, ये सारी बुक्स करनी है, क्योंकि फिजिकल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे मेन्स हो या एडवांस। तो एनसीईआरटी प्लीज मत करना जब तक तुम्हारे पास सारी चीजें ये खत्म ना हो चुकी हो। मैक्स टू मैक्स अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम कर सकते हो एनसीईआरटी से। अभी आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। अगर एनसीईआरटी नहीं करनी तो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले तो हमें हर चैप्टर में फिजिकल के टारगेट लेके चलना है 200 से 250 क्वेश्चंस। अगर तुम हर चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चंस मैक्सिमम लगा लेते हो, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना फिजिकल में हर चैप्टर का। हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरा चैप्टर यूज हो जाए, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अपने पास स्टार मार्क करके रखना है हमें। इन क्वेश्चंस को हम लास्ट में रिवीजन में यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब हमारे पास 1 या 2 दिन बचे होंगे, हमारे पास नई टाइम होगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को फिर से क्वेश्चन रिवाइज करने का। ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हमें फिर वहां पे सॉल्व करना है। तो अपने अभी से क्वेश्चन स्टार मार्क करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में भी। अभी फिजिकल की बात कर रही हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस मार्क करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम 200 से 250 कर लेते हो, उसके बाद हमें अपने टेस्ट देने हैं, जो भी कोचिंग में तुम भले ही पेड बैच में हो या नहीं हो, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स पड़े हैं, तुम टेस्ट सीरीज खरीद लो, उन टेस्ट को देना स्टार्ट करो। उसके बाद यहाँ तक जो चीजें हैं वो बहुत बेसिक है। यहाँ तक है बेसिक चीजें जो हर कोई कर रहा है। इसके आगे ये जो 5th पॉइंट में तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ, विच इज द फॉर्मूला शीट। फिजिकल में फॉर्मूला शीट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए, हर चैप्टर की। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कोचिंग में खत्म होता है, उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाने में तुम्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे। फॉर्मूला शीट में क्या लिखना है, सबसे पहले तो सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। कोई भी फॉर्मूला तुम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल गलती है, अगर क्वेश्चन में जूल में पूछा है, तो अगर तुमने कन्वर्जन नहीं किया, तुमने वहां पे अगर यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारा सही आंसर भी गलत हो जाएगा। फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हो, जब भी अपने फॉर्मूला शीट बनाते हो, कौन सी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर कितना है, अगर एसटीपी पे हो रहा है तो लिख दो वहां पे एसटीपी पे हो रहा है। यूनिट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी यूनिट्स यहाँ पे यूज हो रही है, टेम्परेचर केल्विन में है, सेल्सियस में है, इन चीजों का ध्यान रखना। इसको अभी अपने पास लिख के रख लो, तुम भूल जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास इस वाले पार्ट का, कि फॉर्मूला शीट में ये 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला कहाँ पे यूज होना है वो तुम्हें लिखना है, उसकी यूनिट्स क्या है फॉर्मूला की वो तुम्हें लिखनी है। तो प्लीज इस पेज का अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फिजिकल में अब आते हैं चैप्टर के ऑर्डर पे। अगर तुमने डिसाइड किया है कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, दिस शुड बी द ऑर्डर यू मस्ट बी फॉलोइंग। वैसे ये एनसीईआरटी का ही ऑर्डर है, मैंने 1-2 चैप्टर्स ऊपर नीचे करे हैं ताकि तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुमने देखा होगा कि जो रिडॉक्स है वो यूजुअली हम पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद। एनसीईआरटी में रिडॉक्स वहां से स्टार्ट होता है। बट जितने भी तुम लोग पेड बैचेस में हो, तुम्हारे पेड बैचेस में भी यही होता होगा, कोचिंग में भी यही होता होगा कि रिडॉक्स को वो पहले ही करवा देते हैं। तो टू ऑल दोस्त जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा था, तुम्हें ये चीज करने की बहुत जरूरत है। तुम रिडॉक्स केमिस्ट्री, जो रिडॉक्स है उसको स्टार्टिंग में ही पढ़ो। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा चैप्टर आएगा, मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक में भी बताऊंगी, तुम्हें कोऑर्डिनेशन आगे करना है। तो फिजिकल में तुम्हें ये ऑर्डर फॉलो करना है, पहले मोल कॉन्सेप्ट करोगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे, रिडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम। तुम यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। इसमें बेस तो यही है कि रिडॉक्स तुम्हें पहले कर लेना है, बाद का वेट नहीं करना। क्योंकि रिडॉक्स में जब तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ोगे तो वो तुम मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही कर लोगे, तो सब कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। बाद में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि अच्छा यहाँ पे एन फैक्टर कहाँ से आ गया, यहाँ पे रिडॉक्स कैसे हो रहा है। तो इसीलिए इसको स्टार्टिंग में कर लेना। ये ऑर्डर फिजिकल का तुम्हें मैंने दे दिया है। टीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 3 टीचर्स हैं। सबसे पहले एएल के सर, उनके वन शॉट्स अगर कोई यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा है उसने डेफिनेटली देखे होंगे। तो आलोक सर के जो वन शॉट्स हैं फिजिकल के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फैजल सर,
जो कि पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं, उनकी मंजिल सीरीज तुम देख सकते हो, और बीजे सर हमारे पास। अगेन मैं यहाँ पे एक अपनी पर्सनल एडवाइस, तुम्हें एक गोल्डन एडवाइस दूंगी यहाँ पे, जब भी फिजिकल पढ़ रहे हो, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, यू मे गो टू साक्षी वोरा मैम। उनके जो वन शॉट्स हैं, उनकी बाउंस बैक सीरीज भी बहुत अच्छी है, बट क्योंकि वो पुरानी हो गई है, 2019 के आसपास की है, बाउंस बैक से ज्यादा बेटर होगा कि तुम उनके करंट वाले जो वोरा क्लासेस के लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। वोरा क्लासेस में वो माइंड मैप्स भी दे रही हैं, तो तुम वो रेफर कर सकते हो। इसके अलावा ये 3 टीचर्स हैं। वन शॉट्स कैसे देखनी है? देखो, सबसे पहले तो जो भी यूट्यूब से प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, तुम्हें वो वाले लेक्चर्स देखने हैं जिनमें या तो सीरीज में पार्ट्स में टीचर ने पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या जितना बड़ा वन शॉट होगा उतना ज्यादा कंटेंट उस वन शॉट में होगा। इतनी बात क्लियर तो हमें है ही। तो हमें बड़े वन शॉट्स देखने हैं, या फिर वो सीरीज देखो जिनमें पार्ट्स में टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा एडवांस का मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा। बाकी बुक्स की बात करते हैं। बुक्स में स्टैंडर्ड है तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल्स करने हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, स्पेशली 2019 से आगे वाले तो हर किसी को करने हैं, मेंस के भी और एडवांस के भी। 1920 वाले पीवाईक्यूज कर लेना। और अगर किसी को एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है, रेफरेंस बुक नरेंद्र अवस्थी, स्पेशली अगर एडवांस का एम तुम कर रहे हो तो नरेंद्र अवस्थी। अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको सिलेक्शन चाहिए राइट नाउ, इफ यू आर फीलिंग कि सिलेक्शन हो जाए उतना काफी है, तो तुम्हें यहाँ पे नरेंद्र, इफ एनीबडी ऑफ यू फीलिंग कि सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, या फिर तुम्हें लग रहा है कि कट ऑफ निकालना मुश्किल है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तुम अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हो ना, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज, ट्रस्ट मी, जितना मैं बता रही हूँ ना फिजिकल में, अगर तुमने कोचिंग के मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज कर लिए हैं, तुम आराम से 98-99 परसेंटाइल्स एम कर सकते हो विद दीज 2 रिसोर्सेज। पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना, वहां पे एनालाइज करना किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें बार बार रिपीटेडली दिख रहा है पीवाईक्यूज में, उसको भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन में हमें डालना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो हमें 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, जनवरी में जब हम फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, फॉर्मूला शीट और जो हमारे ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, यही 2 चीजें हमें फिजिकल में यूज करनी है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जिनको भी लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं रटने के लिए, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिविजन। अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफिकल्ट समझते हो, एक गोल्डन एडवाइस मेरी लो, इनऑर्गेनिक में जितना जल्दी लॉजिक ढूंढना छोड़ दोगे ना, जितना जल्दी तुम रिविजन स्टार्ट करोगे, इनऑर्गेनिक में रटना स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, उतनी जल्दी तुम्हारी इनऑर्गेनिक इंप्रूव होगी। इनऑर्गेनिक में कैसे करना है? सबसे पहले लेक्चर देखोगे, अगेन तुमने उस लेक्चर को देखा, उसके नोट्स तुमने अपने पास बना लिए, और एक डायरेक्ट पेज लेके एनसीईआरटी के नोट्स भी तुम्हें उसमें कंपाइल करने हैं। हमने यहाँ तक कर लिया, लेक्चर बना लिए, लेक्चर के नोट्स ले लिए, डायरेक्टली वहां पे एक्स्ट्रा पेज में तुम्हें कुछ पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो वो लिखते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में आते हैं, चाहे वो एक्सेप्शंस हो, ट्रेंड्स हो, रेडियस का ऑर्डर हो, ये जो सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में दी हुई। एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में तुम्हें टेबल्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एफ ब्लॉक पढ़ा है, डी ब्लॉक पढ़ा है, उसमें टेबल्स होती है रेडियस का ऑर्डर, उसमें एक रेडियस ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हें वो रेडियस नहीं याद करनी कि कितने पिकोमीटर में कितनी रेडियस है, फोस्फोरस की कितनी रेडियस है, ऑक्सीजन की कितनी है, बट तुम्हें ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये होता है, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है। इनऑर्गेनिक में फोकस करना है ट्रेंड्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में डेटा का ट्रेंड याद रखना। तुम्हें डेटा नहीं याद रखना, फॉर एग्जाम्पल कोई रेडियस का ट्रेंड का टेबल तुमने एनसीईआरटी में देखा, उसके ऑर्डर को तुम मेंशन कर लो कि ऑक्सीजन की रेडियस ज्यादा है, फोस्फोरस की ज्यादा है। अगर किसी की ज्यादा है तो रीजन क्या है, अगर कोई एक्सेप्शन हो रहा है तो उसका रीजन हम क्या दे रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं वहां पे, ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है यहाँ पे। इन ट्रेंड्स को ढूंढो, डोंट लुक फॉर लॉजिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनसीईआरटी के ट्रेंड्स। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, जिनको भी इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, मेरी इस 10 मिनट रूम को एक बार सुन के देखो। मैंने भी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ी थी। मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी इसी रूल को फॉलो करके दिए थे, एंड आई गॉट 97% इन केमिस्ट्री। एनसीईआरटी बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रटना कितना होता है बोर्ड्स में तुम्हें भी पता है। तो मैं जो अगले 10 मिनट रूल तुम्हें बताने वाली हूँ ना, ये 10 मिनट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। तुम्हें एनसीईआरटी जब भी रीड करनी है, तुम एनसीईआरटी लेके बैठो और 10 मिनट का एक टाइमर अपने पास लगा लो। उस 10 मिनट में तुमने अलॉट करना है अपने आप को एक पेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे आज डी एंड एफ ब्लॉक करना है, मैंने फर्स्ट पेज अलॉट कर दिया कि अगले 10 मिनट में मुझे ये वाला पेज रिवाइज करना है। उस पेज को रीड करना स्टार्ट करो, एक पेंसिल अपने साथ लेके बैठो, उस पेज को रीड करना स्टार्ट करो। जहां भी तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है,
जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि ये पढ़ने वाली है, ये याद करने वाली है, उसको वहीं पे मार्क कर दो, उसको वहीं पे उस चीज को हाईलाइट करो। और फिर तुम्हें उन सब चीजों को, 10 मिनट हो गए, ऑब्वियसली 10 मिनट में तुम उन चीजों को याद नहीं कर पाओगे, बट तुमने एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, उसको अपने एक अलग पेपर पे लिख के रखो अपने पास। और इस तरीके से एनसीईआरटी से तुम्हें नोट्स लेने हैं। 10-10 मिनट का टाइम अलॉट करो हर पेज को। अगर एनसीईआरटी में लेट्स से कि 10 पेजेस भी है किसी चैप्टर में, तुम 1.5 घंटे में पूरी एनसीईआरटी उस चैप्टर की पढ़ रहे हो। तुमने क्योंकि चीजें लिखी भी हैं, तुम्हें चीजें याद भी हो गई हैं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी के नोट्स बन गए हैं। 1.5 घंटे में हमने इतना कुछ कर लिया है विद दिस 10 मिनट रूल। तो तुम्हें ये 10 मिनट रूल फॉलो करना ही करना है। अपने लेक्चर बनाओ, नोट्स देखो एनसीईआरटी से, फिर उन नोट्स को एक्सट्रैक्ट करो। तुम्हें फिर लास्ट में पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज तो हर चैप्टर में करने ही करने हैं। और फिर हम टेस्ट देंगे। इतना जितना मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है स्टेप नंबर 4 तक, इनऑर्गेनिक में जो कोई भी इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेता है फॉर ऑल द चैप्टर्स, उसकी इनऑर्गेनिक वीक हो ही नहीं सकती। तुम्हारे मार्क्स कटेंगे ही नहीं। जितनी भी तुम्हें लग रहा है कि क्रैमिंग बहुत है, क्रैमिंग बहुत है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर तुम अपने नोट्स मेंटेन रखते हो। इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा तुम ये 10 मिनट रूल यूज करोगे इनऑर्गेनिक में, जितने ज्यादा नोट्स अपडेट रखोगे, तुमने कोई भी ट्रेंड कहीं पे पढ़ा, किसी भी पीवाईक्यू में तुम्हें कोई ट्रेंड दिखा, उसको इमीडिएटली अपने नोट्स में नोट डाउन करो। ठीक है, बाकी अगर तुम इतना कर लेते हो तो यू आर फॉर श्योर रेडी फॉर मेंस एज वेल एज फॉर एडवांस। अगर तुम्हें बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई लिमिट नहीं होती है, जितने करने हैं उतने करो। बट यहाँ तक भी अगर तुम कर लेते हो, यू आर वेरी गुड टू गो फॉर योर फर्स्ट सेशन। उसके बाद इनऑर्गेनिक में ऑर्डर हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले पीरियोडिक करोगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैंने तुम्हारा ऑर्डर चेंज कर दिया है। तुम्हें कोऑर्डिनेशन लास्ट में नहीं करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सेम है एक दूसरे के। कोऑर्डिनेशन में तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ोगे। इनको अगर साथ में पढ़ते हो तो केमिकल बॉन्डिंग में एक और चीज होगी, देखो, जब तुम केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे और कोऑर्डिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, तुम्हें दोनों चीजें कनेक्ट करनी लगेंगी। तो वहां से तुम्हारा दिमाग जब चीजों को कनेक्ट करेगा ना इनऑर्गेनिक में, तुम्हें बहुत इजीली चीजें याद होंगी। तो प्लीज मेक श्योर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्टिंग में कर लो, उसको लास्ट के लिए एनसीईआरटी के ऑर्डर पे मत जाना। तुम्हें 11th और 12th अल्टीमेटली एक साथ ही पढ़नी है, तो तुम केमिकल बॉन्डिंग जब भी रिवाइज करते हो साथ में कोऑर्डिनेशन को पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद सारे ब्लॉग्स पीडीएफ ब्लॉक कर लेना, और लास्ट में सॉल्ट एनालिसिस करनी है, जो कि सबसे डिफिकल्ट है फॉर मी। ठीक है, उसके बाद आते हैं टू ऑल दोस्त जिन्हें लगता है कि इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी है। जैसे मैंने बताया, तुम्हें ये 10 मिनट रूल फॉलो करना है। इसके अलावा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो वो पेज बनाया है 10 मिनट रूल के हिसाब से, उस पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को तुम इन फ्लैश कार्ड्स में भी ला सकते हो। फ्लैश कार्ड्स का एक जो कौन है, जो मुझे लगता है एक चीज जो प्रॉब्लमैटिक है, वो ये है कि उसमें बहुत टाइम लगता है फ्लैश कार्ड्स बनाने में। बट यू कैन स्टिल, इफ यू कैन मेक फ्लैश कार्ड्स, तुम्हें फ्लैश कार्ड से ज्यादा समझ में आता है। इनऑर्गेनिक में बना लो, फिजिकल में और ओसी में आई डोंट थिंक इतनी नीड है फ्लैश कार्ड्स की। आईओसी में तुम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी एक सीक्रेट टिप बताती हूँ। देखो, वेन एवर यू फील कि तुमसे कोई चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा, उसका एक सिंपल सा तरीका है। मुझे पी ब्लॉक नहीं समझ में आता था, पी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, पी ब्लॉक वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने पी ब्लॉक को कैसे टैकल किया, जैसे मैंने तुम्हें अभी ये पेपर बताया, ठीक है, ये पेपर हमने बना रखा है, मैंने अपने पी ब्लॉक के नोट्स बना रखे हैं, बट मुझसे वो चीजें याद नहीं हो रही, मैं भूल जा रही हूँ, मुझे पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही। हाउ आई टैकल्ड दैट थिंग, देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग विच इज तुम्हें डेली उस चीज को रिवाइज करना है। मान लो तुमने अलॉट किया है कि मैं डेली 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उस 4 घंटे में तुम्हें 20 से 30 मिनट अपने इस एक चैप्टर को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल नहीं याद हो रही, जो भी चीज तुम्हें प्रॉब्लमैटिक लग रही है, उस चीज को 20 से 30 मिनट अपने सब्जेक्ट में से दे दो। तुमने 30 मिनट अगर बोल दिया कि मैं पी ब्लॉक पढ़ूंगा, तो 30 मिनट तुम्हें डेली सुबह उठ के, भूकंप आगे कुछ भी आए, तुम्हें वो पी ब्लॉक की शीट रिवाइज करनी है, उसको डेली डेली सुबह उठ के पढ़ो, रीड करो, लिख लिख के याद करो। और तुम देखना 20 से 30 दिन में तुम्हें पूरा पी ब्लॉक कैसे याद हो जाएगा, तुम कभी नहीं भूलोगे। मुझे पीरियोडिक टेबल नहीं याद होती थी, मैंने इस चीज को डेली फॉलो किया, 20 से 30 मिनट में 5-6 बार पीरियोडिक टेबल देख देख के लिखती थी, और मुझे आज तक पूरी पीरियोडिक टेबल मुंह जुबानी याद है।
तुम्हें भी सेम चीज करनी है फॉर एनी चैप्टर, फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, जिसमें तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा क्रैमिंग है। ऐसी ऐसी अपनी शॉर्ट नोट्स की शीट्स बनाओ और उनको डेली डेली रिवाइज करो। टी ब्लॉक में जितने एक्सेप्शंस है, जितने ट्रेंड्स हैं, उनको साथ में लिखो। डेली उठते ही उसको रिवाइज करो। तुम्हें 4 या 5 दिन में वो चीजें याद होने लगेंगी, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें फीड हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, तुम्हें एक फिक्स टाइम 20 से 30 मिनट का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर को अलॉट करना है और डेली उसको रिवाइज करते चलना है। अभी आते हैं टीयर रैंकिंग पे, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम छोड़ सकते हो। सबसे पहले एस टीयर में आते हैं केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, इनमें टाइम ज्यादा देना है, टाइम लगेगा भी और देना भी है हमें। इन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, दोनों को अच्छे से पढ़ना। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, इस टीयर रैंकिंग का, कौन से चैप्टर्स है जिनमें टाइम लगेगा। फिर ए टीयर पे आते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और बी टीयर वो है एफ ब्लॉक, इससे रेयरली एक क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो इसको अगर तुम्हें नहीं छोड़ना भी है, तुम छोड़ के जा सकते हो एफ ब्लॉक को। आई वुड से पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन आ गया तो दैट वुड बी अ बोनस ऑन योर एंड। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिनमें सबसे ज्यादा हमें यू नो लॉजिक ढूंढना है। यहाँ पे जितने ज्यादा मैकेनिज्म समझोगे, जितने ज्यादा प्रोसेस को एनालाइज करोगे, ऑर्गेनिक को एक स्टोरी की तरह पढ़ना। कैसे पढ़ना है, तुमने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीओसी। कोई भी चैप्टर तुम पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें जीओसी तुम्हें लगानी पड़ेगी। मैं तुम्हें 4-5 चीजों की लिस्ट बताती हूँ, उनको प्लीज अपने पास लिख के रखो। सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटायन कार्बोनाइन। दूसरा है स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री का मतलब है कि इस कंपाउंड के जो प्रोडक्ट बन रहा है, जब भी तुम कोई रिएक्शन पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, जो इंटरमीडिएट आ रहा है, और जो हमारा रिएक्टेंट है, तीनों के हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इनका ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, इनका आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स कितने हैं, स्टेरियो आइसोमर्स कितने हैं, आइसोमर्स है तो इनांशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। इन टाइप के क्वेश्चंस जेई में बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस बार, हमें इन्हीं क्वेश्चंस पे अपना फोकस रखना है। तो हर चैप्टर में तुम्हें जीओसी यूज करनी पड़ेगी, तुम्हारी जीओसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है पीएचडी लेवल की, ना तुम्हें बहुत कम पढ़ना है एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है। अगर तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो तो जीओसी को एक बहुत अच्छे टीचर से फॉलो करना, बहुत अच्छे से। जीओसी डेफिनेटली अपने टीचर की एक एक बात सुनना, जीओसी में एक एक चीज जो तुम्हारे टीचर बोलते हैं, वो कहाँ किस क्वेश्चन में कब यूज हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीओसी तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना जीओसी के ऑर्गेनिक को छूना भी मत। तुम 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक अगर जीओसी पढ़ रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन अगर तुम 1 महीने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दोगे और जीओसी नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगी। अपने जीओसी को स्ट्रॉन्ग रखना। अपने लेक्चर के नोट्स लेने के बाद तुम्हें क्वेश्चंस बनाने हैं। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व करते हो किसी भी बुक से, चाहे वो मॉड्यूल्स हो, तुम्हारे डीपीपीज हो, या तुम एमएस चौहान यूज करते हो, किसी भी बुक से जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उस क्वेश्चन में जो भी ट्रिक्स, जो भी चीजें तुमने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में तुमने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में पढ़ा, किसी क्वेश्चन में तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, किसी क्वेश्चन में तुम्हें बैक बॉन्डिंग पता चली कि इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग हो रही है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी कम हो जाती है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको तुम्हें अपने नोट्स में वापस लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में नई चीज, नई एप्लीकेशंस होती हैं। किसी क्वेश्चन में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, वो चीज तभी पता चलेगी जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और साथ में अपने क्वेश्चन से चीजों को अपने नोट्स में लिखोगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ओसी के क्वेश्चंस बनाते हो, कोई नई चीज पता चली है, कोई भी नई चीज, स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में पता चला, तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पता चला, उसको अपने नोट्स में अपडेट रखना है। अगेन एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़नी है, फिजिकल में मैंने बोला नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, आईओसी में पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसी में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो काफी है। बस हाँ, अपने नोट्स मेंटेन रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बार रीडिंग लगाओगे नोट्स, और फिर तुम्हें अपने नोट्स में सारी चीजें अपडेट करते चलना है। ओसी में जितने ज्यादा अच्छे डिटेल्ड, तुम्हें नोट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी इंफॉर्मेशन जितना डीप लिख सकते हो ओसी में नोट्स में उतना लिखो।
तुम कहानियां लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कुछ भी लिखो, बट ओसी में नोट्स तुम्हारे अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो। तुमने जो चीज मैकेनिज्म पढ़ा है उसको एक स्टोरी की तरह तुम अपने नोट्स में लिख के देखना, यू विल फील कि तुम्हारी ओसी कितनी इंप्रूव हो रही है। जैसे मैं बता रही हूँ, तुम अगर इतनी चीजें भी कर लेते हो ना, ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं, सबसे पहले अपने लेक्चर देखे, उनके नोट्स बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे अपने नोट्स को अपडेट करना। और एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली ओसी के हर चैप्टर की, उससे अपने नोट्स को अपडेट करना। उसके बाद टेस्ट देना है। और ये जो 5th चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन का फ्लो चार्ट। ये जो रिएक्शन के फ्लो चार्ट्स हैं, ये जेई मेंस में और एडवांस में बहुत काम आएंगे तुम्हारे। तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पूरा फ्लो चार्ट हमारे पास बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्शन का हर चीज से, फिनॉल से, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन रहा है, उसका जो पूरा फ्लो चार्ट बनता है। ऐसे ही तुम्हें हर प्रोडक्ट का, हर चीज का एक फ्लो चार्ट अपने पास बना के रखना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, तुम साक्षी वोरा मैम की जो माइंड मैप वाली सीरीज है, उस सीरीज को फॉलो करो। उसमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनफैक्ट वो पूरी केमिस्ट्री का बता रही है, तुम उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले फ्लो चार्ट्स को प्लीज यूज करो। उन फ्लो चार्ट से तुम्हें रिएक्शन के फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। इन फ्लो चार्ट्स में तुम बहुत क्रिस्पली लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास बेस नोट्स होने चाहिए जिनमें इनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हमारे नोट्स में फ्लो क्या होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नोट्स का फ्लो। जब भी तुम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स लेते हो, उनमें एक सीक्वेंस होना चाहिए हर रिएक्शन का। तुमने अगर रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बीच वाली चीजें है ना, अगर वो फाउंडेशन वीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल मेंस में, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पूछते ही नहीं है। सबसे पहले तो वो बेसिक सब किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी में आजकल। सबसे पहले तो ये स्टेरियोकेमिस्ट्री बता दो, कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसके इनआइसोमर्स कितने बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुई, उसमें एक प्रोडक्ट बना, तुम्हें वो प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे इस प्रोडक्ट के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इस प्रोडक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सारी चीजें तुम जीओसी से कर लेंगे, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया यहाँ पे। ये सब चीजें यहाँ से हो जाएंगी जीओसी वाले पार्ट से, कि जीओसी अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है तुम इन क्वेश्चंस को बना लोगे। लेकिन अगर तुमसे वो ये पूछता है कि इंटरमीडिएट की आइसोमर्स बताओ, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है स्टेबल है वो बताओ, या मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, SN1 हो रहा है SN2 हो रहा है, या फिर तुमसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछे कि इस वाले रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन दिया, ए प्रोडक्ट था हमारे पास, और हमने रिएक्टेंट वगैरह यूज करके ए प्रोडक्ट बना लिया। अब ये बताओ कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है या फिर क्या हुआ है। तुमसे अगर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तो तुम्हें ये इसी फ्लो चार्ट से पता चलेंगी। अगर तुम्हारे नोट्स में ये पूरा फ्लो चार्ट है हर रिएक्शन का, तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो, कोई भी प्रोसेस पढ़ते हो, उसमें ये 4 चीजें लिखना। जब तुम पढ़ोगे SN1 SN2 E1 E2, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें जब पढ़ोगे, उसमें चीजों को एनालाइज करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लॉजिक। जितना ज्यादा लॉजिक तुम यूज करोगे ओसी में, उतना बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। तुमने कोई भी रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना तो वो स्टेबल है अनस्टेबल है, उसमें पेंटावैलेंट स्टेट तो नहीं आ रही, ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं आ रही, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है, SN1 SN2 E1 E2 एलिमिनेशन हुआ है, तो अगर SN1 हुआ है, लेट्स से SN1 हुआ है, तो वहां पे SN1 का पूरा प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए। एनसीईआरटी में पूरा एक प्रोसेस बताया हुआ है, SN1 ऐसे होता है, SN2 ऐसे होता है, एक में बैक साइड अटैक होता है, एक में बॉन्डिंग बनती है। वो सारी चीजें तुम्हें मैकेनिज्म के थ्रू आएंगी। और प्रोडक्ट की हमें स्टेरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। स्टेरियोकेमिस्ट्री एज इन प्रोडक्ट के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर तुम सिर्फ ये सोच के जाओगे ऑर्गेनिक में कि मैंने नेम रिएक्शन की तरह सब कुछ रट लिया, रिएक्टेंट ये है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर तुमने ये ट्रिक्स बनाई है ना, तो वो ट्रिक्स तब तक ठीक है जब तुमसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है। लेकिन जहां वो तुमसे ट्रांजिशन स्टेट पूछ लेगा, या फिर कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में वो पूछ लेगा, तुम वहां फंस जाओगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्गेनिक का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो ये रहा, जीओसी आइसोमर्स, ये आई गेस पूरा सेम ही ऑर्डर है। टीयर रैंकिंग ये रही, एस टीयर में आते हैं ये सारे चैप्टर्स। जीओसी आइसोमेरिज्म अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज होंगे। ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें टाइम लगाना है। कार्बोनिल, उसमें स्पेशली नेम रिएक्शन, ये हर किसी की शिफ्ट में आ रही है, मेरी शिफ्ट में भी इनफैक्ट आई थी 2025 में। और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 4 एक कॉलम दिया होगा, उसमें 4 रिएक्शन लिखी होंगी और 4 तुमसे नेम्स दिए होंगे। तुम्हें मैच करना है कि कौन सी नेम रिएक्शन का क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, वो सब चीजें। ए टीयर में ये चैप्टर्स हैं और बी टीयर में है ये सारे चैप्टर्स।
उसके अलावा तुम्हें अगर ओसी पढ़नी है तो तुम ये टीचर्स फॉलो कर सकते हो, एनएस सर, सचिन राणा सर और आर ए अग्रवाल सर, आर रोहित अग्रवाल सर जो है पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। ये 3 टीचर्स तुम ओसी में फॉलो कर सकते हो। बुक्स के लिए अगेन तुम्हारे पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, पीवाईक्यूज है। किसी को अगर पढ़ना है तो वो एमएस चौहान भी ले सकता है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई वुड से अभी सेशन 1 तक तुम यहाँ तक रहो, पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। सेशन 1 के बाद तुम एमएस चौहान की लास्ट वाली एक्सरसाइजेस करना, नहीं तो तुम स्टार्टिंग वाली जो अल्फा हाइड्रोजन वाली बेसिक एक्सरसाइजेस है वो कर सकते हो। ये चैप्टर्स है डू और डाई चैप्टर्स। यहाँ पे जो 10 चैप्टर्स लिखे हैं, अगर किसी के भी तुम में से ये चैप्टर्स वीक हैं, दिसंबर तक मेक श्योर करो ये चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इन चैप्टर्स के बिना पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी वीक है। इन चैप्टर्स पे प्लीज फोकस देना एंड दैट इज इट फॉर योर केमिस्ट्री। आई फील केमिस्ट्री में सब कुछ तुम्हें क्लियर हो गया होगा। केमिस्ट्री में जितना मैंने तुम्हें यहाँ बताया है उसको अगर अच्छे से कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी यू आर डेफिनेटली गेटिंग योर ड्रीम परसेंटाइल, वट एवर परसेंटाइल यू वांट टू स्कोर। तुम्हें कोई भी डाउट आता है अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो रिगार्डिंग केमिस्ट्री तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। अपने दोनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी मुझे कमेंट्स में बताना। आई बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।